नाजरीन आदाब, मैं रिदा खाना आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे, जिसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सुर्खियां ही बनकर रह जाता है या सिर्फ टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ ही अशर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले जो लोकल न्यूज़ से हम जो अखबार की सुर्खी बने हुए हैं वो है कि टैंक बंड के आसपास पुलिस और जीएचएमसी की ओर से संयुक्त बैनर लगाया गया है, जिसमें जो गणेश विसर्जन होने वाला है उसकी प्रतिमाओं को टैंक बंड में विसर्जित करने के लिए मनाही की गई है। और पुलिस के अधिकारियों से जब पूछताछ की गई इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ टैंक बंड की तरफ से ही विसर्जित करने की अनुमति नहीं है, बाकी जो दूसरा वाला एरिया है उसकी तरफ से, नेकलेस रोड की तरफ से विसर्जन किया जाएगा। और इसी को देखते हुए भाजपा के कुछ नेताओं ने इस पर आपत्ति भी जताई है, खासकर राजा सिंह ने कहा है कि पीओपी की मूर्तियां हैं वो कुछ ही दिन में घुल मिल जाती हैं और पानी में, और उसके बाद उनको 24 घंटे के अंदर निकाल भी लिया जाता है हालांकि। लेकिन जिसने जो याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, जो 2021 से ये मामला चला आ रहा है, तो उन्होंने कहा है उनसे कि आप आकर देखें, आप पानी को पीकर देखें और बताएं कि ये प्रदूषित है कि नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पानी प्रदूषित इन मूर्तियों की वजह से नहीं होता है, हालांकि जो प्रदूषण है, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके धुएं की वजह से पानी प्रदूषित होता है। बिल्कुल रिदा, जिस तरह से कल जब ये बैनर और वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, तो उसके बाद से मतलब यहाँ की जो राजनीति थी वो गर्म हो गई थी और कहीं ना कहीं जो भी मीडिया हाउसेज हैं हर जगह एक ही खबर चल रही थी, टैंक बंड वाली, गणेश विसर्जन कहाँ होगा आखिर। और इस पर फिर राजा सिंह ने जिस तरह बोला कि भाई आप इस पे काम कीजिए, मुख्यमंत्री से बोला है कि आप इस पे थोड़ा एक्शन लीजिए, तो वहीं इस खबर में आगे लिखा है कि लंबारी कीजिए। एक अधिकारी ने बताया कि हुसैन सागर में नेकलेस रोड की ओर से विसर्जन की तैयारियां की गई हैं जी। ठीक है, तो ये विसर्जन की जब भी ये आता है 2021 के बाद से विसर्जन का समय आता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की खबर आने लगती है और इस तरह के पोस्टर्स हर जगह लगने लगते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं पानी प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि छोटी मूर्तियाँ एक अलग होती हैं, जो बड़ी होती हैं वो ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करती हैं, और बड़ी के साथ कितनी छोटी मूर्तियाँ होती हैं। तो इसे लेकर के 2021 से ही देखा जा रहा है कि हर बार एक इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। पिछली बिहार सरकार में भी ये लगाया गया था, अब कांग्रेस सरकार में भी लगाया जा रहा है। तो हर बार मुख्यमंत्री से ही बोला जाता है कि मुख्यमंत्री जी आप इस पर कुछ करें, लेकिन जब बात यहाँ के कोर्ट की आती, तो कोर्ट की तरफ से भी यही बोला गया है कि आप वहाँ पे मूर्तियाँ विसर्जन ना करें। तो इसमें देखना होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। हालांकि यासिर, देखा जाए जो हाई कोर्ट है, यहाँ के जो राज्य सरकार है, वो कहते हैं कि आप नेकलेस रोड की तरफ से मूर्ति विसर्जन कीजिए, तो आपको ज़रूरत क्या है कि टैंक बंड की तरफ से भी आप मूर्तियों का विसर्जन करें। हालांकि जब पुलिस अधिकारियों का, राज्य सरकार का ऐसा आदेश है तो आपको उसका पालन भी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर पानी प्रदूषित होगा तो वो सभी के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए, और जब भी आता है विसर्जन का समय, तो ये शुरू हो जाता है कि भाई वहाँ पे विसर्जन नहीं होगा, फिर बीजेपी अपनी तरफ से पेश करे। जिस तरह राजा सिंह ने बोला है कि भाई हमारे पास कई भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं जी। और हमें इस पे बात करनी चाहिए, और हम सीएम रेवंत रेड्डी से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाएं। तो एक राजनीति भी शुरू हो जाती है, और फिर लोगों में जो दूर दराज से आते हैं उनमें एक मतलब डर का माहौल पैदा हो जाता है कि आखिर हमने तो वहाँ की तैयारी की थी, अब कहाँ करेंगे, किस जगह पे करें। तो वहीं हम दूसरी खबर की तरफ नज़र डालेंगे, तो दूसरी खबर है कि राहुल गांधी इस वक्त अपने अमेरिका दौरे पर हैं, और उन्होंने वाशिंगटन डीसी में बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब ख़त्म होगा, तब उसके बदले उन्होंने जो जवाब दिया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी को समान अवसर नहीं मिलने लगेंगे तब तक कांग्रेस इस बारे में सोचेगी भी नहीं।
और उनके इस बयान के बाद कई राजनीतिक पार्टियां उनके ऊपर हमलावर हो गई हैं। वहीं पर जो यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ये जो नाटक कर रहे हैं उनसे बचना चाहिए। वो धीरे धीरे जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हालांकि मायावती के इस बयान से ऐसा मालूम होता है कि वो समाज के जो देश में जो हर जाति है, समाज है और जो तबके हैं, समुदाय हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। हालांकि जब उन्होंने बोला है कि सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सभी को समान अधिकार सम्मान से मिलने चाहिए, तो इसमें हमें और भी खुशी जाहिर करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका में उन्होंने कई मुद्दों पे बात की है। तो ये जो आपने बोला कि मायावती ने बोला, मायावती के साथ कई और पार्टियां जिन्होंने इस बात पे राहुल गांधी का मतलब क्या बोलते हैं, राहुल गांधी पे हमला बोला है। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब समान अधिकार समान रूप से मिलेंगे तो सभी का फ़ायदा है। जी। लेकिन अब इसमें अगर आपको राजनीति करनी तो आप राजनीति किसी भी तरह से कर सकते। इसी भी राहुल गांधी ने बीजेपी और उस पर आरएसएस पे भी जमकर हमला बोला है। साथ ही बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर भी बात की है। वहीं भारतीय वोटर्स और कमज़ोर लोकतंत्र को लेकर चीनी कब्जे के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मतलब हिंदुस्तान में मेरे खिलाफ 20 से ज़्यादा मामले, मुझे मानहानि के मामले में जेल की सज़ा हुई। हमारे एक सीएम अभी भी मतलब जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल में हैं। उन्होंने बोला है कि भारतीय वोटर्स बहुत लचीले हैं जी। ठीक है, और आप जानते हैं कि वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और वहीं उन्होंने साथ ही कहा है कि पिछले 10 सालों में लोकतंत्र ख़त्म सा हो गया था, लेकिन अब मतलब वो वापस आ रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आज़ादी से पहले से ही इस विचार के लिए लड़ाई लड़ी है कि भारत एक निष्पक्ष देश होना चाहिए। सभी भारतीय जो वो हैं नागरिक, उनको समान रूप से साथ लेकर चलना चाहिए और साथ ही मतलब हर धर्म हर तबके के लोगों को एक सा वो मिलना चाहिए समान। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं, अगर 2012 से या 14 से देखें तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं कि एक तबके को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हर चीज़ में उस तबके का नाम आ रहा है। कहीं भी कुछ होता है तो ले दे के अगर कोई भी नाम सामने आता है तो ज़्यादातर एक ही तबके का होता है, एक ही उसका होता है, धर्म का होता है। इसमें भी मतलब उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जो राजनीति इस वक्त हो रही है, अब जो 2024 के इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद शुरू हुई है, वो थोड़ी कम है। लेकिन 2019 से 24 तक जो राजनीति हुई है वो कहीं ना कहीं एक मतलब क्या बोलते हैं, बदले की भावना वाली राजनीति हुई है। जिस तरह से कांग्रेस के लीडर्स को या फिर अपोजिशन में और जो लोग हैं उनको जिस तरह से ईडी का डर दिखाया गया, हालांकि वो जब वो चल रहा था सेशन 2019 ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ उससे पहले, तो वहाँ पे दिल्ली की एक वो थी एमपी, उन्होंने बोला था कि तुम चुप हो जाओ वरना ईडी तुम्हारे घर भेजेंगे। तो जब ये मतलब अपोजिशन इसका इल्ज़ाम लगाता है कि बीजेपी अपने जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर बिल्कुल कोशिश करती, तो फिर आप इस बात से मतलब क्यों वो हो जाते हैं कि ईडी हमारे बस में नहीं है, ईडी का काम अपनी तरह से। तो आपकी एक मंत्री जो उस वक्त मंत्री भी थी, इस बार वो उनको टिकट नहीं दिया या वो हार गई, उनको टिकट नहीं दिया, वो बोल रही हैं कि चुप हो जाओ अपोजिशन से, कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारे घर ईडी भेज देंगे। तो ये आपने ऐसी मेंटलिटी बनाई थी लोगों की कि भाई आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। बहुत से ऐसे लोगों को मतलब आपने भी देखा होगा कि पहले बहुत बड़ी बड़ी मतलब बातें करते थे, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट बीजेपी को बोलते थे, लेकिन अचानक वो बदल गए और इसके कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं इसमें। जी, जिस तरह से उन्होंने आपने जो भाजपा की जो एमपी हैं उनके बयान के बारे में आपने बताया, तो ये वाकई में ये जो सदन में उन्होंने जो बयान दिया था वाकई में ये निंदनीय है, शर्मनाक है। मीनाक्षी लेखी होके उन्होंने जो बयान दिया था वाकई शर्मनाक है, निंदनीय है। और वहीं पर आपने जो एक समुदाय को दबाने की बात कही थी, तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही दबाने की कोशिश नहीं की जाती है, हालांकि दलितों को भी इसमें दबाने की कोशिश की जाती है। और जो मायावती ने जो आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी पर जो वार किया है, पलटवार किया है, उनको ये देखना चाहिए कि जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, जो वो दलितों के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, मायावती को तो ये चाहिए कि जो दलित पर
जो अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ एक ट्वीट करने से कुछ भी नहीं हो जाता देखिए है। यूपी की राजनीति में अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं या मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं तो यूपी में एक मुसलमान वोट बहुत अहमियत रखता है। तो हमने 2-3 बार ऐसा देखा है कि जब भी यूपी में इलेक्शन हुए मायावती बुरी तरह हारी तो मायावती ने सबसे पहला प्रहार मुसलमानों पे किया है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने हमारा वोट जो है वो छीन लिया। तो आप सीधा सीधा मतलब एक को बोल रही हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया और अब की जब मैं टिकट दूंगी या टिकट बांटूंगी तो मुसलमानों को सोच समझ के टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से धमका रही हैं उनको जी, वही मेरा और आप भी इसी तरह की राजनीति कर रही हैं, आप कोई इससे बाहर नहीं है। जी। आप दलित वोटर्स को जोड़ नहीं पा रही हैं। जी जी, आप बात करें मुसलमानों की। वही मैं उस बारे में ही आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जिस तरह से वो दलितों के बारे में, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के जो उन्होंने जो एक बयान दिया था उस पर जिस तरह से उन्होंने पलटवार किया, अगर वो जिस तरह से यूपी में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो सिर्फ एक ट्वीट के जरिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। उनके नहीं, साथ वो जो कभी आपको बोलती हुई नज़र बहुत कम आती हैं। जी जी, वो ज़्यादातर ट्वीट करती हैं या अगर बोलती हैं तो बिल्कुल मतलब देख के पेपर में एक एक वर्ड देख करके उनकी नज़रें नीचे ही रहती हैं। तो वो आपको अगर लीडर बनना है तो लाइक राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्रा निकाली, कांग्रेस ख़त्म हो रही थी और कांग्रेस में फिर से एक जान फूंकने वाला काम किया, उसी तरह आप बीएसपी ख़त्म हो रही है, बीएसपी में अगर जान फूंकना है तो मायावती को बाहर निकलना होगा और इस तरह के बयान न दे करके उनको समाज को जोड़ने वाले, समाज को आगे बढ़ाने वाले बयान देने होंगे। जिस तरह से अभी उनके जो क्या बोलते हैं, ये अभी जो हुआ ये लोकसभा इलेक्शन, उनके जो भतीजे थे आकाश आनंद, वो जो हैं काफ़ी आगे थे, उन्होंने काफ़ी बातें बोली लेकिन एक जगह पे उन्होंने बोला जिसकी वजह से उनको मतलब क्या बोलते हैं पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा रिजल्ट आ गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर उनको पार्टी में लिया है, उनको जो पोस्ट दी है। जी जी। और मायावती हमेशा ये भी इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, अगर हम मायावती की बात करें, कि वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि अपोजिशन जो है देश में वो मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा ये बोला जाता है कि मैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ूंगी और अगर मैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ लेती हूँ तो मतलब मेरी राजनीति ख़त्म हो गई, तो मैं राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मैं हमेशा राजनीति में सक्रिय रहूँगी। लेकिन वो कितनी सक्रिय हैं आपको ही पता है। जी जी, मायावती के बयानों से कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भाजपा के साथ जो उनकी जो वार्तालाप रहती है उसमें उनकी साझेदारी दिखती है। तो वहीं दूसरी तरफ रुख करते हैं विधानसभा चुनाव की तरफ। तो विधानसभा चुनाव की तरफ जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2 राज्यों में फ़िलहाल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो वहीं पर कुछ टाइम के बाद झारखंड में भी चुनाव की तारीख, मतलब चुनाव का समय जो है नज़दीक आते हुए दिख रहा है। और वहीं पर जो झारखंड की सरकार है उन्होंने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है और उन्होंने कहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भाजपा नेताओं हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को परामर्श जारी करने का आदेश दें। और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि ये जो दोनों नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वहाँ के लोगों को तोड़ रहे हैं और उनमें डर और खौफ पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। वो अपनी राजनीति के लिए एक धर्म का सहारा ले रहे हैं और वो अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा कोई न कोई ऐसा बयान देते रहते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिससे उनको पॉपुलैरिटी, उनको लगता है कि पॉपुलैरिटी मिलेगी, मुझे कहीं ना कहीं बड़े पद पे वो किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई उस पद पे जा सकता है अगर देखा जाए तो। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान जब अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती है बीजेपी, तो वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो शिवराज सिंह चौहान का उस वक्त मतलब फेस देखने वाला था, किस तरह के उनके हालात थे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। अब उनको जब मंत्री बनाया गया है, लोकसभा में जीत के आए हैं, वो मंत्री बनाया गया है, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और वो हर जगह जाके कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। वहीं जब हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो उन्होंने बोला है कि 12 से 14 विधायक जो हैं कांग्रेस के और 3 से 4 विधायक जेएमएम के हमारे संपर्क में हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी बोला है कि हम सबको नहीं ले सकते हैं, हम सबको नहीं ले सकते हैं, वरना हमारी पार्टी के कुछ नेता हैं जो नाराज़ हो जाएंगे। आप अब वहाँ पे इलेक्शन होना है, इलेक्शन होने के जस्ट पहले आप इस तरह की बातें करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, अपनी एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं और बीजेपी वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को भेज करके
कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में एक मतलब क्या बोलते नफरत की आग, नफरत की आग, बिल्कुल नफरत की आग भड़काने की कोशिश करी। और बीजेपी की तो ये मतलब रहती है रणनीति कि जहाँ भी इलेक्शन होने वाला होता है उससे पहले वहाँ पे कुछ ऐसा करो जिसके बाद फिर वहाँ के लोग जो हैं उससे नाराज़ हों और बीजेपी को वोट दें और बीजेपी वहाँ पे सरकार में। लेकिन अभी जिस तरह से वहाँ पे वो है क्या बोलते हैं जो सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही। बीच में ये आया था कि हेमंत सोरेन जेल गए थे और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में फिर जब हेमंत सोरेन जेल से वापस, हालांकि जब मंत्री उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को, तो उससे पहले ये भी हो रहा था कि हो सकता है कल्पना सोरेन जो उनकी वाइफ हैं हेमंत सोरेन की, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उनको ना बना करके उन्होंने, क्योंकि बीजेपी हमेशा से एक परिवारवाद की बात करती है, हालांकि बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी में भी इस वक्त ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं परिवारवाद से ही आए। ठीक है, आप हालांकि कई बड़े नाम हैं उसमें, जयराम ठाकुर हैं और भी कई लोग हैं, लेकिन उनको हटा करके उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में फिर चंपई सोरेन ने ये बोला कि नहीं, हमें वहाँ इज्जत नहीं मिली और इज्जत नहीं मिली इस वजह से वो छोड़ करके भाजपा में चले गए। उन्होंने एक मतलब बयान दिया कि मैंने बहुत सोचा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं एक नई पार्टी बना लूँ, लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का विज़न देखा तो मैंने सोचा कि मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता हूँ। और मैं भाजपा अपनी शर्तों पे ज्वाइन कर, हालांकि जिस दिन से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है उस दिन से वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और आपने एक बात बोली थी जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने कहा था कि हमारे संपर्क में 17 विधायक हैं जो कांग्रेस के और जेएमएम के हैं। हाँ। तो वहीं पर अगर संपर्क की बात की जाए, जो विधायक उनके पार्टी में आने के लिए उत्सुक हैं, तो वहीं पर हरियाणा चुनाव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और जो आपने कल जो एक नई सूची जारी की है, जिसमें पहली सूची में 11 प्रत्याशियों को, दूसरी सूची में 9 प्रत्याशियों को जगह दी गई है, उसमें भाजपा के कुछ जो दल बदलू नेता हैं जो दल बदल कर आप में आए हैं उनको टिकट दिया गया है। हालांकि इससे पहले आपने 40 उम्मीदवारों को 20 उम्मीदवारों के लिए टोटल अब 40 हो गया। जी 40 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि आपकी तीसरी सूची में भी जो है भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल, भाजपा से जो अब ये जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पे जिसे टिकट नहीं मिल रहा होता है वो दूसरी पार्टी के संपर्क में आता है और दूसरी पार्टी को टिकट देने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान आपकी जो पार्टी का है वो ज़मीनी लेवल पे आपके साथ 5 साल से जुड़ा हुआ है। 5 साल से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वो जब बंदा आ रहा है, हालांकि वो उसके खिलाफ ही बोल रहा था अब तक, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन जब वो आता है तो आपको उस बंदे को जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा होता है उसे कंप्रोमाइज़ करना होता है। वो कंप्रोमाइज़ करता है, उसके बाद फिर उसको टिकट देता है। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन की, तो कांग्रेस ने आपने कांग्रेस से बोला था कि आप सोमवार तक हमें कुछ सही निर्णय दें ताकि हम इस पे फैसला ले सकें, लेकिन कांग्रेस कुछ सीटों के लिए बात अटक गई थी और वो बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। इसके बाद फिर आपने अपनी 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, 9 की जारी की, 11 की जारी की है, तब उन्होंने 40 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। और वहीं कल वहाँ के जो लीडर हैं आपके, उन्होंने बोला है कि हमारे साथ जो भी आना चाहेगा, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, हम उसको अपने साथ लेंगे, लेकिन ये देख करके लेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है जी। उसका बैकग्राउंड क्या, उसने कैसे बयान दिए। हालांकि देखा जाए तो बयान देने में तो बीजेपी वाले कभी कभी ऐसे ही बयान दे देते हैं जिनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। और वहीं अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 2019 के विधानसभा इलेक्शन में हरियाणा में पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी ने, और एक पर भी जीत नहीं हासिल हुई थी। लेकिन इस बार उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, और कहीं ना कहीं इसमें वो भी अपनी, और वहाँ की जो 2 पार्टियां हैं वो भी काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रखती हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मानी जाती हैं उन पार्टियों को। दुष्यंत चौटाला, उनके जो
एक और पार्टी उनके चाचा की, वो दोनों पार्टियां भी कहीं ना कहीं मजबूत हैं वहाँ पे, और प्योर जाट पार्टियां हैं, वो जाट, उनको जाट समर्थन मिलता है, उनको हमेशा मिलेगा। तो ये आम आदमी पार्टी वहाँ जा कर के अरविंद केजरीवाल का, चूँकि वो घर मतलब वहाँ के हैं वो, तो अपने आप को अपने वहाँ का बेटा बता करके, और दिल्ली में उनके जो काम हैं, चाहे वो स्कूल हो या बिजली हो, बिजली के बिल माफ़ करना हो, इन सब चीज़ों के बिना पे वो वहाँ पे जो है मतलब लड़ रहे हैं चुनाव, और उनको जीतने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम वहाँ जीत सकते हैं। जी, तो इस वक्त बात चल रही है विधानसभा चुनाव की, तो इसमें हम बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि ये इस वक्त ये अहम चेहरे हैं। और कांग्रेस ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को जो टिकट दिया है, उससे भाजपा में कहीं ना कहीं डर का माहौल है, और उनको कहीं लगता है कि बजरंग पूनिया को टिकट नहीं दिया है, विनेश फोगाट को दिया। उसमें मेंशन है कि अच्छा। न्यूज़पेपर से जो हमने खबर ली है उसमें मेंशन है, तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को एक भय का माहौल उसके अंदर पैदा हो गया है कि कहीं हमारी राजनीति में इनसे कोई फर्क ना आ जाए। और भाजपा के नेता उनके खिलाफ लगातार बयान भी दे रहे हैं कि उन्होंने ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी कि वो कांग्रेस में आ जाएं, और कांग्रेस का ये कहीं ना कहीं नाटक था। उन्होंने जो पहलवान थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, तो उसके साथ जो प्रियंका गांधी आई थी या राहुल गांधी ने उनको समर्थन दिया था, तो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था विनेश फोगाट ने, उन्होंने भी यही कहा था कि कांग्रेस ने एक सोची समझी राजनीति और रणनीति अपनाई है हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो विनेश फोगाट के चाचा हैं महावीर फोगाट, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट को राजनीति में नहीं आना चाहिए, मैं इसे लेकर बहुत ही दुखी हूं। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा, ये भी मेंशन किया कि उनको राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं, मैं विनेश को उसमें जीतता हुआ देखना चाहता था, और इसमें मैं चाहता था कि विनेश फोगाट जो है गोल्ड लेकर आएँ, और जनता को उनसे कई सारी उम्मीदें हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया था। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं एक फूट पड़ गई, क्योंकि अभी तक उनकी बेटी जो बबीता फोगाट थी वही बीजेपी के साथ थी, राजनीति में थी, लेकिन अब विनेश फोगाट भी आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं उनके चाचा जो हैं उनको एक गुस्सा लगा। उन्होंने कहा उनका ये फैसला जो था उससे हम खुश नहीं हैं, और उन्होंने कहा है कि संगीता फोगाट जो उनकी अब छोटी बेटी हैं महावीर फोगाट की, वो अब उनका जो सपना था उसको पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि विनेश, वही आपने बोला, विनेश को अभी तैयारी करनी चाहिए थी। 2028 का जो ओलंपिक हो रहा है उसमें गोल्ड लेके आती, तो यहाँ पे अगर वो मंत्री या एमएलए बन जाएंगी, उनको कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा तो उनको कम लोग जानेंगे। लेकिन अगर वो गोल्ड लेके आती 2028 में, तो उनको पूरी दुनिया जानती, उनके गोल्ड को हमेशा याद रखा जाता। और जिस तरह आपने बोला शुरुआत में कि उन्होंने बोला कि ये सब कांग्रेस ही नहीं, वहाँ पे देश की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उस वक्त जो थी या अभी हैं, वो सब उनके साथ खड़ी थी। और सिर्फ कांग्रेस के ही मतलब क्या बोलते हैं, कांग्रेस के ही लोग उनके पास नहीं गए थे, उनके पास देश की जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उन सब के लीडर्स गए थे, और अगर नहीं भी गए थे तो अपनी बात उन तक पहुंचाई गई थी। तो जिस तरह से ये वही होता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं ब्रजभूषण ने, कि भाई ये पूरा कांग्रेस का था, उसमें सारे जितने भी बीजेपी वाले हैं वो सब इनको कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं। हालांकि उसने जो हैं विनेश फोगाट, उन्होंने बोला कि जब हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त आपको भी याद होगा कि नए संसद भवन का जो था वो उद्घाटन हो रहा था, जी। और इन लोगों को रोड पे घसीटा जा रहा था। उस वक्त आप सब संसद में थे, नए संसद में, लेकिन यहाँ पे ये जो पहलवान हैं इनको रोड पे घसीटा जा रहा था। तो ये दर्द जो होता है ये बहुत ही मतलब क्या होता है, आपके दिल पे लगता है। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि हमें ये लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक पुरानी पार्टी है, और उसके जो भी सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं एक मतलब अलग विचार है उनका, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हम इस वजह से उस पार्टी के साथ आए हैं, हमें किसी ने भड़काया नहीं है, ना हम किसी के कहने पे आए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं के खिलाफ मतलब जो उनके वो हो रहा है अत्याचार, जिसका इल्ज़ाम लगा था ब्रजभूषण पे, हम उसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, और जब तक उससे सज़ा नहीं हो जाती जब तक हम लड़ते रहेंगे। अभी कल ही न्यूज़ आई कि
इस मामले में जो होनी थी सुनवाई, उसमें जो वो मतलब लड़की थी वो बीमार हो गई, तो वो सुनवाई अब आगे टाल दी गई। आप देखेंगे ये सुनवाई लगातार जो है टाली जा रही है। लेकिन वही अगर ये कोई आम इंसान होता और अगर किसी दूसरी पार्टी से होता, दूसरे धर्म से होता, तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। लेकिन बीजेपी जो है अपने नेताओं पे कोई भी मतलब वो नहीं करती सकती। उसके अपने नेता जो है खुले घूमते हैं। यही ब्रजभूषण शरण सिंह है जिसने बोला कि मैंने एक आदमी को मारा था जी। उसने मीडिया पे बोला कि मैंने एक आदमी को मारा था, कुछ नहीं हुआ। उसके बेटे को टिकट दिया, बेटे को टिकट देना मतलब उसे टिकट देना, वो अभी उसी तरह मतलब घूम रहा है। जी बिल्कुल। तो वहीं विधानसभा चुनाव की जो बात चल रही है, हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले महीने इसी महीने होने वाले हैं, और क्या बोलते हैं उसके बाद जो आम आदमी पार्टी है वो हरियाणा में बहुत ही सक्रिय नज़र आ रही है। जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और जो उनके नेता हैं वो बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियां करने में लगे हुए हैं। जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हरियाणा जाकर बार बार जाकर रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और उसी के बीच ये खबर आई है कि जो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया। बिल्कुल, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी काफ़ी टाइम से इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और बिल्कुल आपने भी इस पर बोला है कि जो है वो चुनाव तो जीत नहीं सकते हैं क्योंकि वो जनता के सामने नहीं जा सकते, इस वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन ही लगाना तो आप मणिपुर में क्यों नहीं लगा रहे हो? मणिपुर में रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, अब तो वहाँ ड्रोन से भी हमले हो रहे हैं। वहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे, वहाँ के मुख्यमंत्री को आप उसकी वो दिए हुए जिम्मेदारी, लेकिन आप दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। वहीं आतिशी ने भी बोला था कि आप शून्य हो जाएंगे अगर राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद इलेक्शन हुआ तो आप शून्य हो जाएंगे। अगर आपको अपना वर्चस्व थोड़ा बहुत बरकरार रखना है तो आप राष्ट्रपति शासन की बात ना करें। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पीछे के दरवाजे से बर्खास्त करवाना चाहती है, क्योंकि आपने ज़्यादातर जो वो हैं क्या बोलते हैं वहाँ का, वो सब एलजी के हाथ में दे दिया है। अब एलजी वहाँ पे जो भी चाहें वो कर सकते हैं। आम आदमी मतलब वहाँ की जो वो है क्या बोलते हैं सरकार, वहाँ की सरकार जो है उसके लिए वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वो कर रही है अपने हिसाब से। हाँ, पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ पे जल जमा हो जाता है, उसके लिए काम हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब ये पार्टी नहीं आई थी उससे पहले जो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसमें भी बहुत सारे काम हुए थे। उसमें अरविंद केजरीवाल ये बोल करके आए थे कि शीला दीक्षित ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, और अब वही बोलते हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, शीला दीक्षित तो ठीक ठाक थी। हालांकि बीजेपी के भी कई लीडर्स ऐसे हैं, आप देख लें, गौतम गंभीर ने भी बोला था एक बार, जो इस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उससे पहले वो एमपी थे। उन्होंने बोला था कि दिल्ली में जितना भी अच्छा काम हुआ है वो सारा शीला दीक्षित या कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ के सिर्फ घोटाला किया है और घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया है। और हाँ, थोड़ा बहुत काम किया, जिस तरह से इलेक्ट्रिक बसें चलवाई हैं। अगर आप मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का जो काम था वो शीला दीक्षित के टाइम पे ही हुआ है, इतने फ्लाईओवर्स बने। तो देखा जाए तो आम आदमी जो पार्टी है या गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में एक क्या बोलते हैं दब जाती है कि कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है और दिल्ली में ही कुछ मतलब क्या बोलते हैं कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए आपकी जो एमएलए हैं आतिशी, वो खुद ही भूख हड़ताल पे बैठ गई थी। तो आपको हाँ, ये कह सकते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो प्रोटेस्ट करके ही आई, हड़ताल करके ही आई है। और कहीं ना कहीं उस वक्त की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली में या फिर केंद्र सरकार में, उसको हटाने में भी आम आदमी पार्टी का ही बड़ा योगदान रहा है। जी, तो जिस तरह से जो भाजपा के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि केजरीवाल पर कि वो दागी नेता है। एक तरह से वो दागी नेताओं में ही उनका नाम आएगा, क्योंकि वो फ़िलहाल जेल में है और जो आबकारी घोटाले का जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है उसमें जेल में है। तो आपके भी कई बड़े बड़े नेता हैं जो भाजपा के, जो अभी भी अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे हम बात करें केजरीवाल की, केजरीवाल काफ़ी टाइम से अंदर हैं
वहीं अगर देखा जाए कि संजय सिंह भी गए थे, संजय सिंह बाहर आ गए हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, और यहाँ का अगर देखा जाए बीआरएस के जो लीडर हैं के कविता, वो भी बाहर आ गई हैं। तो केजरीवाल पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फंसी हुई हैं, जिनकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और ये मतलब एक मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत ही वो होता है बड़ा चैलेंज कि वो कब तक जेल में रहेगा। और हालांकि उन्होंने कोई भी अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। और जब अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे थे तो ये बोला जा रहा था कि अब जेल से ही गवर्नमेंट चलाएंगे। हाँ, अभी सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आए हैं, बाकी कई ऐसे लीडर्स हैं जो बाहर आ चुके हैं। वही अमानतुल्लाह खान को अभी ईडी ने अरेस्ट किया, हालांकि वो 1-2 बार और भी उनके साथ ये केस हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है दिल्ली में एक बड़ा प्रेशर भी रहता है कि आप किस तरह काम करें। और दिल्ली चूँकि एक राजधानी है, और राजधानी में जिस तरह की अगर कुछ भी छोटी सी भी वारदात होती है तो वो भी कहीं ना कहीं मीडिया में एक बड़ी हो जाती है। और उसमें फिर ये होता है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, हाँ इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी है, लेकिन इंडिया अलायंस के बावजूद कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती है। तो आम आदमी पार्टी भी पे भी एक प्रेशर रहता है। जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे पानी जो जमा हो गया था, उसका केस हुआ था, उससे पहले वहाँ पे जो क्या बोलते हैं आग लग गई थी, जो वो मंडी कूड़ा घर है उसमें, उसमें भी जो है जी बिल्कुल गाजीपुर में, उस पर भी जो है उसने कांग्रेस ने बोला था। तो इस तरह से इन चीज़ों पे कांग्रेस बोलती रहती है। और कांग्रेस ने ये भी बोला था कि अगर जब इनको अरेस्ट नहीं किया गया सीएम को, कांग्रेस ने वहाँ के जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने बोला था कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं है तो समन पे उन्हें तारीख पे जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ किया है तो ही वो नहीं जा रहे हैं, इसका डर है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो जा सकते हैं बिल्कुल। जी, तो जैसा कि जो भाजपा के नेता हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन पर साइन नहीं हो पाते, सिग्नेचर नहीं हो पाते, और उनकी वजह से काम लटके रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो खत लिखा है, तो उन्होंने यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस स्थिति में बर्खास्त कर देना चाहिए। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।